हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। हम जो 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसका ये सेकंड पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में। कल हमने देखा था स्थल मंडल के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है जलमंडल। जलमंडल क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह किसे कहा जाता है? एक पॉइंट तो यही है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। यानी हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर और नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। जब हम जलमंडल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ महासागर और नदियों को ही शामिल नहीं करते, बल्कि उसमें झीलें भी आती हैं, उसमें हिमानियाँ भी आती हैं। जो जल भूमिगत जल के रूप में है वो भी जलमंडल में शामिल किया जाता है, और जो जल वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में है वो भी जलमंडल में शामिल किया जाता है। तो जलमंडल में जो भी जल सागरों, महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों, भूमिगत जल के रूप में या वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में सब यहाँ उपस्थित है, उस सब जल को मिलाकर हम कहते हैं जलमंडल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका लगभग 97.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो कि खारा होता है, क्योंकि महासागरों का जल खारा होता है। और जो एलावन जल है उसका मात्र 2.5% ही है। मतलब जो कुल जल है उसका 97.5% भाग तो महासागरों में पाया जाता है, जो कि इतना खारा होता है कि उसे मनुष्य अपने यूज़ में नहीं ला सकता। और जो एलावन जल है उसकी मात्रा मात्र 2.5% है, और इस एलावन जल का भी लगभग 75% भाग हिमानियों के रूप में पाया जाता है। तो जो पीने योग्य जल है वो 1% से भी कम बचता है। तो जो महासागरों में जल पाया जाता है लगभग 97.5% भाग वो इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता है। बाकी शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों और हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग एलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यानी जो पृथ्वी पर जल है उसका ज़्यादातर हिस्सा महासागरों में है, और जो जल एलवण जल के रूप में है उसका लगभग 75% भाग, यानी उसका भी ज़्यादातर भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में पाया जाता है। और जो एलवण जल है वो बहुत कम मात्रा में ही उपलब्ध है, जिसे मनुष्य अपने इस्तेमाल में ला सकता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब आते हैं महासागर। महासागर, कितने महासागर हैं? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी विश्व के जो महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। जैसे जब हम किसी तालाब में देखते हैं जल को, तो वो हमेशा स्थिर रहता है, मतलब एक जगह रहता है। लेकिन उस जल के विपरीत जो महासागरीय जल होता है वो हमेशा गतिमान रहता है। अब महासागरीय जल की जो गतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? महासागरीय जल तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और महासागरीय धाराओं के रूप में गतिमान रहता है। यानी जो महासागरीय जल की गतियाँ हैं वो 3 मुख्य गतियाँ हैं: तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। तो कितने महासागर हैं पृथ्वी पर? 5 महासागर हैं। कौन से? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसके बाद उससे छोटा है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। यानी विश्व में कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जो सबसे बड़े और सबसे छोटे के क्रम में हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर।
अब एक एक महासागर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी जो प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर, जो कि जलमंडल वाला क्षेत्र है पृथ्वी का, उसके 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। हमने भी पीछे भी देखा था कि पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है वो है मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई है लगभग 11,022 मीटर, और वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। यानी जो प्रशांत महासागर है वो लगभग वृत्ताकार है, इस आकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? एशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। तो प्रशांत महासागर के बारे में क्या पॉइंट याद रखने हैं? सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है, वृत्ताकार आकार का है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो कि मैरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में ही स्थित है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर से घिरे हुए हैं। अब दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। यानी जो अटलांटिक महासागर है वो अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, यानी वो एस अक्षर की आकृति बनाता है। इसके पश्चिमी किनारे पर, यानी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यानी कटी फटी है, और यह अनियमित और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। यानी जो अटलांटिक महासागर है उसकी रेखा बहुत अधिक कटी फटी, इस प्रकार की दंतुरित तटरेखा है। ये दंतुरित तटरेखा है और ये किस लिए लाभदायक है? यहाँ प्राकृतिक पत्तन और पोताश्रय अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। ये लाभ है इसका, इस दंतुरित तटरेखा का लाभ है कि यहाँ प्राकृतिक पत्तन और पोताश्रय अपने आप ही प्राकृतिक रूप से ही निर्मित हो जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। यानी अगर क्वेश्चन आए कि व्यापार की दृष्टि से जो सबसे व्यस्ततम महासागर है वो है अटलांटिक महासागर, तो ये पॉइंट हमें अटलांटिक महासागर के बारे में याद रखने हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अंग्रेजी भाषा की एस अक्षर की जो आकृति है उसके आकार का है। पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप आते हैं। और अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो बहुत अधिक कटी फटी यानी दंतुरित है, जिसके कारण वहाँ प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तन प्राकृतिक रूप से ही निर्मित हो जाते हैं। और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। आगे चलते हैं। अब आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यानी कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो वो है हिंद महासागर। और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। यानी जो हिंद महासागर है वो लगभग त्रिभुजाकार का है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो हिंद महासागर के बारे में 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है वो हिंद महासागर, और दूसरा हिंद महासागर का जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है। आगे आते हैं दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी जो दक्षिणी महासागर है वो जो नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके ऊपर स्थित है, यहाँ उसे चारों तरफ से घेरता है क्योंकि पृथ्वी गोलाकृति की है लगभग। तो जो दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है और दक्षिणी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके उत्तर में लगभग 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। और अंतिम महासागर बचता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर
उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यानी जो आर्कटिक महासागर पड़ता है वो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, वो उत्तर ध्रुव वृत्त में पड़ता है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यानी जो आर्कटिक महासागर है वो प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं हम बेरिंग जल संधि। जल संधि हमने देखा था कि क्या होती है। जल संधि जो दो बड़े जलाशयों को एक दूसरे से जोड़ती है वो जल संधि। तो जो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। यानी जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, उसे मिलाकर बनता है यूरेशिया। तो ये थे हमारे विश्व के प्रमुख महासागर। हमने महाद्वीप भी देख लिए, महासागर भी देख लिए। अब बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। हमने स्थलमंडल और जलमंडल दो जो सब टॉपिक हैं इस चैप्टर में वो कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है वायुमंडल। अब वायुमंडल के बारे में देखते हैं। अब आते हैं वायुमंडल पर। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पतली परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यानी वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस की पतली परत है, जो गैसों का जो आवरण है उसे ही कहा जाता है वायुमंडल। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। जो वायुमंडल है मतलब जो गैसों की ये परत है पृथ्वी के चारों तरफ, वो हमारी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन। और यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। यानी जो वायुमंडल है वो हमें सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे बचाता है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो वायुमंडल पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है? वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यानी अगर वायुमंडल की औसत ऊंचाई माने तो वायुमंडल की जो औसत ऊंचाई है वो है 1600 किलोमीटर। वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो वायुमंडल में कितनी परत है? 5 परत है। यानी वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। कौन कौन सी हैं? इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए यानी नीचे से ऊपर की तरफ है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यानी पृथ्वी की 5 परतें कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, इधर क्षोभ मंडल, समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन मंडल, मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। इस आयन मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है। तो वायुमंडल की 5 परतें होगी जो कि पृथ्वी की सतह से लेकर ऊपर की तरफ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब एक एक गैस के बारे में देखते हैं। यहाँ गैसों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसे देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। यानी वायुमंडल में जो 2 गैसें प्रमुखता से पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन गैस। कितनी? लगभग 78%। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो है ऑक्सीजन गैस 21%। और जो दूसरी गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इन सब की मात्रा 1% है। अब ऑक्सीजन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन गैस प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जो आवश्यक गैस है वो है ऑक्सीजन गैस, लेकिन प्राणियों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक गैस है वो है नाइट्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, यानी जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन
ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों महत्वपूर्ण है? जब पृथ्वी सुबह के टाइम गर्म होती है तो जो पृथ्वी ऊष्मा रिलीज़ करती है तो उस ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है, उसे बाहर वायुमंडल में नहीं जाने देती है, अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा छोड़ी जाती है उसे अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसी कारण पृथ्वी गर्म रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी को गर्म रखने के लिए आवश्यक है और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ही अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं वायुमंडल का जो घनत्व है वो कम होता जाता है और ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। यानी जो वायुमंडल का घनत्व है वो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये तेज़ी के साथ घटता जाता है। अब जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। यानी ऊंचाई पर जाने पर हवा का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो पर्वतारोही हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, उन्हें अपने साथ सांस लेने के लिए कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए अपने साथ वो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। यहाँ देखिए, यह है जलमंडल, ये स्थल मंडल, ये वायुमंडल, और ये जो एक संकीर्ण भाग है जिसमें सभी जीवन पाया जाता है वो है जैवमंडल। आगे बताया गया है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर दबाव डालता है और यह दबाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। हम इसे कहते हैं वायुदाब, यानी वायु पृथ्वी पर दाब डालती है जिसे कहते हैं वायुदाब, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम दाब महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र तल है वहाँ पर वायुदाब अधिक होता है और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है वहाँ पर वायुदाब कम होता जाता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, यानी जो वायु है वो उच्च दाब से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। जो वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। यहाँ पवन की डेफिनेशन दी गई है कि पवन किसे कहा जाता है? गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है, मतलब उसका जो सब टॉपिक है लास्ट, वो है जीवमंडल। हमने स्थल मंडल भी देख लिया, जल मंडल भी देख लिया, वायुमंडल भी देख लिया। अब आते हैं जीवमंडल पर। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। बताया था हमने, ये स्थल मान लीजिए, ये जल मंडल और ये वायुमंडल। तो ये जो सीमित भाग है, ये जो सीमित भाग है जो पिंक कलर का है, ये है जीवमंडल। इन तीनों का जो संक्रमित क्षेत्र है वो है जीवमंडल। तो जीवमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और हवा के यानी वायुमंडल के बीच का एक सीमित भाग होता है और यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ जल भी है, हवा भी है, वायु भी है, मतलब जल भी है, वायु भी है और स्थल भी है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यानी जो जीव मंडल है उसमें जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया से लेकर
बड़े स्तनधारियों के आकार में होती हैं, जो कि मतलब जो वो सूक्ष्म जीव भी हो सकती हैं, जैसे बैक्टीरिया, इन सब को लेकर, और एक बड़े स्तनधारी के रूप में भी हो सकती हैं। यानी जीव मंडल में सभी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। यानी मनुष्य सहित जो भी जीव जंतु हैं, सभी जीव जंतु वो आपस में जीवित रहने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ भी अंतर क्रिया करते हैं और जीव मंडल से भी वे जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी जो जीव मंडल में प्राणी पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। जिसमें जीव जंतु पाए जाएं वो जंतु जगत, और जिसमें वनस्पति पाई जाए वो पादप जगत। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। यानी जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल हैं, पृथ्वी के तीनों मंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए जब वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। यानी अगर हम लकड़ियों को या वनों को काटते हैं तो जो मिट्टी है उसका कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। तो जो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी हिंद महासागर सुमात्रा के आसपास वाले एरिया में, तो उसके कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है वो पानी में डूब गया है। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। ये जल मंडल के बारे में बताया गया है। ऊपर स्थल मंडल के बारे में बताया गया था। यानी जो हम झीलों और नदियों में प्रदूषित पदार्थ डाल देते हैं तो उनके कारण जो जल है वो दूषित हो जाता है और वो मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह पाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। जो प्रदूषित जल होता है वो न केवल मानव को बल्कि जो जलीय जीव जंतु हैं, जो जलीय पारिस्थितिकी है, उसे भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। यानी जो वायु को प्रदूषित करता है, जैसे उद्योग, जो ताप विद्युत संयंत्र हैं या गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है, वो वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। अभी भी देखा था हमने कि वे प्राणियों की वृद्धि के मतलब पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी को गर्म रखने के लिए भी आवश्यक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पृथ्वी को गर्म रखने के लिए आवश्यक है, ये ठीक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी जितनी ऊष्मा रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड उस सब ऊष्मा को अवशोषित कर सकती है, जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यानी अगर हम पृथ्वी पर एक संतुलन बनाना चाहते हैं, पृथ्वी पर जो संसाधन पाए जाते हैं उनके बीच एक संतुलन कायम करना चाहते हैं, तो हमें जो वायुमंडल, जलमंडल और जो भूमंडल है, अगर हम इनके बीच एक संतुलन बनाना चाहते हैं तो हमें पृथ्वी के संसाधनों को सीमित रूप से आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग करना होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।